नमस्कार, आप सबका स्वागत है एग्जाम कोच की इस ऑनलाइन क्लास में। आज का जो टॉपिक है, आज का जो बिंदु है हिंदी का, वो काल है। काल से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं। काल, टेंस, यानी काल क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि काल क्या चीज़ होती है। देखिए, वैसे तो काल को समय भी कहा जाता है, यानी काल और समय लगभग एक दूसरे के पूरक हैं, या ऐसे कह सकते हो काल का पर्यायवाची समय है या समय का पर्यायवाची काल है। लेकिन फिर भी काल और समय में कुछ फर्क है। काल को कहा जाता है टेंस और समय को कहा जाता है टाइम। फिर भी अगर इसका थोड़ा सा फर्क आपको जानना हो, समझ लीजिएगा। जो काल है वो एक व्याकरणिक इकाई है। कभी भी अगर ऐसा कुछ पूछा जाए या ऐसी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो काल एक व्याकरणिक इकाई है, जबकि समय एक भौतिक इकाई है। क्या फर्क समझ में आया कि काल एक व्याकरण का हिस्सा है और जबकि जो समय है, जो टाइम है, वो एक भौतिक इकाई है। तो आज की जो चर्चा का विषय है वो काल है। काल क्या होता है, कैसे इसकी परिभाषा बनती है, वो सब आपको आज देखना है। इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्रिया के होने का समय, यानी काल क्या है, क्रिया के होने का समय। अगर इसका विस्तार से व्याख्या किया जाए तो देखते हैं, वे शब्द जिससे यह पता चले कि कोई कार्य कब हुआ, अर्थात क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द काल कहलाते हैं। यानी जिन चीजों से, जिन तथ्यों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दांशों से इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि कोई कार्य का समय क्या है, वो हो चुका है, वो हो रहा है, वो आने वाले समय में होगा, उसे काल कहा जाता है। काल के तीन भेद माने गए हैं, यानी काल के तीन भेद माने गए हैं। कौन कौन से भेद हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी तीन काल के भाग होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, इन तीन में भी कई अंतर भेद होते हैं। भूतकाल के भी कुछ अलग भेद हैं, वर्तमान काल के भी अलग भेद हैं, भविष्य काल के भी अलग भेद हैं। परीक्षा में जिस प्रकार से पूछा जाता, कोई वाक्य दे दिया कि रोहन बाजार गया था या रोहन बाजार जा रहा है, रोहन बाजार गया, हल्का सा फर्क करके उस काल के भेद और उपभेद में फर्क हो जाता है। अगर हम किसी चार्ट के माध्यम से, किसी एक ही वाक्य के माध्यम से इन सभी कालों के भेद और उपभेद को देखें तो आपके लिए पहचान बहुत आसान हो जाएगी।
यानी एक ऐसा तरीका निकाला जाए कि कोई एक ही वाक्य हो, कोई एक ही उदाहरण हो, वही उदाहरण भूतकाल में है और वही भूतकाल के अन्य भेदों में है, वही वर्तमान काल में है, वर्तमान काल के भेदों में है, वही भविष्य काल में है और भविष्य काल के भेदों में है। दूसरा हमें ये बात समझनी पड़ती है कि जैसा कि हमने पहले भी अपने क्लासेस में आपको बताया है कि हिंदी के जितने भी भाग हैं, जितने भी पार्ट हैं, वो सब कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी का एक दूसरे के साथ अंतः संबंध होता है। कई बार उसी वाक्य में, जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई पंक्ति लिखी गई, उससे ये भी पूछा जा सकता है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो ये भी पूछ सकते हैं ये कौन सा छंद है, तो ये भी पूछ सकते हैं एक कौन सा इसमें रस है। तो अगर कोई कविता है तो उसमें छंद भी होगा, उसमें रस भी होगा, उसमें अलंकार भी होगा। तो आज हम आपको एक ऐसे चार्ट के द्वारा अवगत कराते हैं कि एक ही वाक्य से कैसे कालों को जानेंगे। तो सबसे पहले इन कालों के भेद आपको बता देते हैं, इनकी परिभाषा बता देते हैं। अगर यहां लिखा जाए भूतकाल, क्या है भूतकाल, पहले इस चीज को परिभाषित कर लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह बीते हुए समय में हुई, उसे भूतकाल कहते हैं। अब देखो इसे परिभाषित कर दिया गया है। क्या लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से, ये क्रिया की ही चीजें हैं, जिस रूप से ये ज्ञात हो आपको कि वो क्रिया कब हुई थी, वो क्रिया बीते हुए समय में हुई थी। यानी क्रिया के जिस रूप से ये जानकारी प्राप्त हो कि वह क्रिया जब हुई थी वह समय निकल चुका है, बीत चुका है। लेकिन बीते हुए समय में भी कई रूप हैं, उनको भी अलग अलग से अभी चार्ट के द्वारा समझते हैं। अभी तो केवल हम आपको बता रहे हैं, इनके बारे में संक्षिप्त परिभाषा देते हैं। अगला है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह गुजर रहे समय में हो रही है। यानी क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वह बीते गुजर रहे समय में चल रही है, अर्थात क्रिया प्रारंभ तो हो चुकी है, प्रारंभ तो हो चुकी है, परंतु
उसका समापन नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो इससे क्या ज्ञात होता है? देखिए, परिभाषा किसी के बारे में एक संक्षिप्त सूचना देती है। परिभाषा से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं होता है। परिभाषा से उस विषय की, उस बिंदु की या उस भाग की जानकारी प्राप्त होती है। यानी क्या है वर्तमान काल? कि क्रिया के जिस रूप से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि वो गुजर रहे समय में हो रही है, या हम कह सकते हैं क्रिया का आरंभ तो हो चुका है, क्रिया शुरू तो हो चुकी है, लेकिन अभी उसका समापन नहीं हुआ है। अब इसी हिसाब से वर्तमान भविष्य काल देखते हैं। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह आने वाले समय में होगी। यानी क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह क्रिया आने वाले समय में होगी। यानी जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वो बीते हुए समय में हुई तो भूतकाल है, वह वर्तमान समय में गुजर रहे समय में हो रही है तो वर्तमान काल, अब वो आने वाले समय में होगी तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब हर काल का हर पार्ट अलग अलग और टुकड़े हैं। हम आपको एक ही वाक्य के माध्यम से उन सभी को अवगत कराएंगे जिससे उनके भेद और उपभेद को आप बड़ी आसानी से समझ सकें। अब हम देखिए उसी चीज को दिखाते हैं। बहुत ही ध्यान से, बड़ा गौर से इस चीज को देखिएगा। काल के तीन भेद हैं। इन तीनों भेदों के नाम भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के 6 उपभेद हैं, वर्तमान के 4 उपभेद हैं और भूत के 3 उपभेद हैं। पहला है सामान्य भूत। पहला उपदेश है, वो पहला काल पाठ है इसका सामान्य भूत। अब इसका एक उदाहरण देखिएगा। रोहन ने निबंध लिखा। रोहन ने निबंध लिखा। दूसरा भेद है आसन्न भूत।
आसन्न भूत का उदाहरण है रोहन ने निबंध लिखा है। अगला है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत का उदाहरण है रोहन निबंध लिख रहा था। अगला भेद है पूर्ण भूत। रोहन ने निबंध लिखा था। अगला है संदिग्ध भूत। इसका उदाहरण है रोहन निबंध लिखता होगा। 5 पॉइंट इसमें आए। एक और अलग से पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए सामान्य भूत में क्या है, रोहन ने निबंध लिखा। आसन्न भूत है रोहन ने निबंध लिखा है। अपूर्ण है रोहन निबंध लिख रहा था। पूर्ण है रोहन ने निबंध लिखा था। संदिग्ध है कि रोहन निबंध लिखता होगा। एक और मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है। सिक्स हेतु हेतु मद भूत। रोहन निबंध लिखता। अब इसको बड़ा ही गौर से बड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या फर्क है। सामान्य भूत में रोहन ने निबंध लिखा, आसन्न में रोहन ने निबंध लिखा है, अपूर्ण में रोहन निबंध लिख रहा था, पूर्ण में रोहन ने निबंध लिखा था, संदिग्ध में रोहन निबंध लिखता होगा और हेतु हेतु में रोहन निबंध लिखता। अब इसी चीज को, इसी पॉइंट को वर्तमान काल में देखते हैं लिख करके। एक आता है सामान्य वर्तमान। रोहन निबंध लिखता है। फिर आता है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक
वर्तमान। रोहन निबंध लिख रहा है। रोहन निबंध लिख रहा है। फिर आता है संदिग्ध वर्तमान। रोहन निबंध लिख रहा होगा। फिर आता है संभाव्य वर्तमान। रोहन निबंध लिखता हो। यानी 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए। पहले रोहन निबंध लिखता है, रोहन निबंध लिख रहा है, रोहन निबंध लिख रहा होगा और रोहन निबंध लिखता हो। इसी प्रकार से आते हैं भविष्य में। सामान्य भविष्यत। उदाहरण है रोहन निबंध लिखेगा। फिर आएगा संभाव्य भविष्यत। रोहन निबंध लिख सकता है। रोहन निबंध लिख सकता है। और लास्ट में आता है हेतुमद। हेतुमद भविष्यत। यदि समय मिलेगा तो रोहन निबंध लिखेगा। अब इस चार्ट में काल के जितने प्रारूप हैं और उनके जितने अंतः विभाग हैं उन सब के बारे में एक ही शब्द, एक ही वाक्य के माध्यम से समझाया गया। इससे ये विदित होता है कि काल को पहचानने के लिए क्रिया के रूप की आवश्यकता है, ना कि संपूर्ण वाक्य की। यानी काल किसका है, किस रूप का है, उसका कौन सा अंतः संबंध है, इन सब के लिए ये नहीं जरूरी है कि वह पूरा पूरा वाक्य हो या पूरा वाक्य हमें पता हो। ये जरूरी है कि उस क्रिया का बदलाव कैसा है। इस क्रिया के बदलाव को देखिए। रोहन निबंध, इस बात को छोड़ दीजिएगा। रोहन ने निबंध लिखा, यहां सिर्फ आया रोहन ने निबंध लिखा। फिर यहां आ गया रोहन ने निबंध लिखा है।
यहाँ आ गया लिख रहा था, यहाँ आया था लिखा था, और यहाँ होगा लिखता होगा। संदिग्ध है। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में अध्यापक के द्वारा किए गए प्रश्नों का जवाब विद्यार्थी दे देता है। जैसे कोई पढ़ा रहा है, वो किसी विद्यार्थी से कोई भी प्रश्न करता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न करता है, वो उसका जवाब उसे दे देता है। तो अन्य विद्यार्थी क्या सोचते हैं, या इनके पास ट्यूशन पढ़ने जाता होगा। किसी का जो सामान्य ज्ञान बड़ा तेज होता है, तो अन्य बच्चे क्या सोचते हैं, ये अखबार पढ़ता होगा, ये मैगजीन पढ़ता होगा, ये समाचार सुनता होगा। जरूरी नहीं वो सब करता हो, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान है। तो यहाँ ये परिवर्तन देखा। और यहाँ है रोहन निबंध लिखता, इसका मतलब लिखा नहीं। पूरा वाक्य कैसे भी हो सकता है, यदि समय मिलता तो रोहन निबंध लिखता। जैसे कई बार मैं कहता हूँ मैं आता, मैं पढ़ाता, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं, कोई न कोई कारण होगा। ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ें इसमें आती हैं। तो इन 6 प्रकार के भेदों का तो सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त करनी है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुबद्ध भूत। इस प्रकार से वर्तमान के 4 भेद होते हैं। यहाँ क्रिया का रूप रोहन निबंध लिखता है। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान में रोहन निबंध लिख रहा है। संदिग्ध वर्तमान में लिख रहा होगा, और संभाव्य में लिखता हो। ऐसे देखते हैं भविष्य काल के 3 उपभेद हैं। लिखेगा, लिख सकता है, और ये पूरा प्रक्रिया बताई गई है। यदि समय मिलेगा तो रोहन निबंध लिखेगा। जैसे हम कहते हैं यदि मौका मिला तो मैं भारत भ्रमण करूंगा। इस प्रकार से एक दूसरे वाक्य को जोड़कर मैं इन्हें विस्तार से भी आपको बता दूंगा, लेकिन एक ही चार्ट में एक ही स्थान पर एक ही वाक्य के द्वारा ये चीज़ें समझाने से विद्यार्थी इस बात को भली भांति समझ लेते हैं कि काल के भेद में या उसके उपभेद में क्रिया के स्वरूप में कौन सा बदलाव होता है। ये बात फिर से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लिख कर के देख लीजिएगा कि काल क्या है। काल क्रिया के प्रारूप की परख है, पूरे वाक्य से कोई नहीं मतलब। यहाँ रोहन निबंध लिखता है, राजू अखबार पढ़ता है, रीना खाना खाती है, कुछ भी आप हो सकता है, यानी वाक्य कोई भी हो सकता है। उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का बदलाव, उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का विभाजन ही इस चीज को बताता है कि वो किस भेद में जाएगा। एक बात यहाँ खास है जो आप और समझें। देखिए, सामान्य भूत, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण और संदिग्ध। यहाँ पर संदिग्ध है और यहाँ पर भी संदिग्ध है। यहाँ संभाव्य है और यहाँ भी संभाव्य है। तो ध्यान रखिएगा, संदिग्ध भूतकाल यानी भूतकाल में कभी संभाव्य भूतकाल नहीं होता, यानी भूतकाल में संभाव्य भूतकाल जैसी चीजें नहीं होती। कई बार परीक्षा में आता है इसमें से कौन भूतकाल का रूप नहीं है। तो ध्यान क्या रखेंगे, भूतकाल में किसी चीज की संभावना, यानी भूतकाल में कोई भी संभावना नहीं होती। और आगे देखिए, वर्तमान काल में कुछ भी संदिग्ध नहीं होता, यानी वर्तमान काल में संदिग्ध जैसे रूप नहीं होते हैं और भूतकाल में संभाव्य जैसे रूप नहीं होते हैं। तो क्या ध्यान रखिएगा, संदिग्ध जो वर्तमान है ये संदिग्ध भविष्य में नहीं होगा। संभाव्य जो वर्तमान है ये संभावना कभी भूतकाल में नहीं होगी, यानी बीते हुए समय में कोई संभावना नहीं होती।
और आने वाले समय में कुछ भी संदिग्ध नहीं होता। कहा जाता है उम्मीद पर दुनिया कायम। व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि ये मेरा कार्य अवश्य बनेगा, इसलिए वो प्रयास करता है। उसे जरा सा भी भ्रम हो या संदेह हो या कहीं उसको ऐसा लगे कि पता नहीं काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो प्रयास करेगा ही नहीं। तो क्या ध्यान रखना है कि भविष्य में कुछ भी संदिग्ध नहीं है और बीते हुए समय में कोई भी संभावना नहीं है। तो क्रिया का बदलाव उसके स्वरूप को निश्चित करता है। ये बात आपको बड़ा ही विस्तार से जान लेनी है। यानी किस प्रकार से क्रिया का बदलाव हुआ, क्रिया का रूप कैसे बदला, और वह इस चीज को समझ गया। अब हम इसी बात को विस्तार से भी चर्चा कर सकते हैं। एक एक को अलग अलग करके उसकी परिभाषा सहित उन चीजों को विस्तार से आपको बताया जा सकता है। तो अब इनका विस्तार देख लेते हैं। भूतकाल, भेद कितने? 6। केवल ये तो पूछा जा सकता है भूतकाल के कितने भेद हैं, बाकी किसी काल के भेद को नहीं पूछा जाएगा। 6 भेद थे। इसमें से पहला भेद क्या आपका था? सामान्य भूतकाल। परिभाषा क्या हुए? बीते हुए समय में किसी सामान्य क्रिया का बोध सामान्य क्रिया का बोध होना, यानी एक सामान्य चीजें। इसमें ये भी कह सकते हो कि किसी भी कार्य का जो बीत गया समय है ये पता ना चले वो कब हुई थी। क्रिया के जिस रूप से इस बात का ज्ञात ना हो कि वो हुई तो थी बीते हुए समय में, लेकिन उसको हुए कितना समय हो चुका है। 1 घंटा हो गया है, 1 दिन हो गया है, 1 माह हो गया है, 1 वर्ष हो गया है, इस बात की जानकारी इससे प्राप्त नहीं होती। इसमें कई रूप आप लिख सकते हैं, बहुत से उदाहरण सकते हैं। रोहन बाजार गया। रवि ने पत्र पढ़ा। रीना ने रोटी खाई। यानी इन तीनों उदाहरणों में अलग अलग रूप दिए गए हैं। पहले में क्या था? एक ही उदाहरण था, एक ही रूप था, बस क्रिया के स्वरूप में केवल परिवर्तन दिखाया गया था। दूसरा देखते हैं। आसन्न भूत। आसन्न भूत का मतलब होता जो काम क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई। यानी जिससे या वाक्य के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कोई काम अभी अभी पूरा हुआ। यानी ऐसे में भूतकाल की क्रिया के साथ
वर्तमान काल की सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है। मनोज स्कूल गया है। श्रेया बाजार गई है। यानी इस क्रिया के साथ जिस सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ये सहायक क्रिया वर्तमान काल की है। अतः ये लगता है कि ये काम अभी अभी पूरा हुआ है, अभी अभी संपन्न हुआ है। आगे देखते हैं। अपूर्वभूत क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वह बीते हुए समय में हो रही थी, परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं। यानी क्रिया के जिस रूप से ऐसा ज्ञात हो कि काम हो तो रहा था बीते समय में, लेकिन वो काम पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ, इस बात की जानकारी नहीं है। उस समय राजतंत्र चल रहा था। उस समय राजतंत्र चल रहा था। अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है नहीं पता। उस समय राजतंत्र चल रहा था। वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण देख रहे थे। यानी उस समय वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण देख रहे थे। इस समय क्या हो रहा है, इस बात की जानकारी नहीं है। तो क्या वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण देख रहे थे? अब देखते हैं। पूर्णभूत क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसको संपन्न हुए काफी समय हो चुका है। यानी क्रिया के जिस रूप से एक जानकारी प्राप्त हो कि उसको संपन्न हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है। जैसे रोहन बाजार गया था। सीमा ने
निबंध लिखा था। माता जी पूजा कर चुकी थी। यानी इससे पता चलता है कि क्रिया के व्यापार को संपन्न हुए बहुत समय बीत गया है, एक लंबा अंतराल हो चुका है। रियल में, वास्तविकता में यही भूतकाल का भेद है। संदिग्ध भूत, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वह बीते हुए समय में हुई थी या नहीं हुई थी। हुई थी या नहीं हुई थी। रीना स्कूल जाती होगी। राजू अखबार पढ़ता होगा। यानी संदिग्ध क्या होता है, बीते हुए समय में कोई भी काम पता नहीं हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, इस बात का भ्रम रहता है, संदेह बना रहता है। हो सकता है होता हो सकता ना हुआ हो। ये ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। अब आता है हेतु हेतु मद भूत। अब इसको पहले समझ लो। देखिए, हेतु का मतलब होता है कारण, फिर आया हेतु मद। यानी इसमें क्या है, एक क्रिया का होना न होना दूसरी क्रिया के होने न होने पर निर्भर करेगा। दो क्रियाएं इसमें होती होंगी। यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने न होने का बोध कराने वाले शब्द यानी ऐसे शब्द जिससे पता चले कि कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी। जैसे आप कहोगे, मैं उदाहरण लिख देता हूं। आप बुलाते तो मैं
अवश्य आता। आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, यानी मैं आया नहीं। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते मैं आता, यानी मैं आया नहीं। समय मिला होता तो मैं भारत भ्रमण करता, यानी ज्यादातर इसमें नकारात्मक क्रियाएं आती हैं, लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है क्रिया नकारात्मक ही आएगी, क्रिया सकारात्मक भी आएगी, ये भी देख लीजिएगा। उसे समय मिला था इसलिए उसने शिक्षा प्राप्त की थी। है ये भी बीता हुआ समय, उसे समय मिल गया था, मौका मिल गया था, अवसर मिल गया था, इसलिए उसने ज्ञान ग्रहण कर लिया था। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, हेतु हेतु मत भूत और हेतु हेतु मत भविष्य में आने वाले वाक्य मिश्र वाक्य हुआ करते हैं। तो इसलिए आज की इस क्लास में आपको हम यहीं तक पढ़ाएंगे। समय का भी एक अपना मूल्य होता है, इसके आगे के जो रह गए हैं वर्तमान काल और भविष्य काल, उसकी जानकारी अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए बहुत सी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।